हेलो एवरीवन। हम लोग घटना चक्री करंट अफेयर्स की एक सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं घटना चक्री मैगजीन में, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसी की सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था जनवरी 2024 से, तो जनवरी 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फरवरी माह के हम लोगों ने एक वीडियो को कंप्लीट किया हुआ है जो कि राष्ट्रीय प्रदेश की घटनाओं से संबंधित है। आज ये इसका दूसरा वीडियो होगा, मतलब फरवरी माह का ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश की घटनाओं को कंप्लीट करेंगे। इनको कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरण, खेल से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जब ये फरवरी माह के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको भी इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश की घटनाएं हैं जो कि फरवरी माह में घटित हुई हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट जिसका नाम है CSTO, इससे अपनी भागीदारी वापस ले ली है। तो भागीदारी वापस ले ली गई है आर्मेनिया के द्वारा। अब कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, इनको भी जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें यह कह रहा है कि जो CSTO है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, ये इसका पूरा नाम है। तो CS2 जैसे जानते भी होंगे आप, जैसे नाटो है संगठन जो अमेरिका के नेतृत्व में काम करता है, तो वैसे ही CSTO है जो कि रूस के नेतृत्व में ये काम करता है। इसका नाम है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो CSTO है इसके वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो इसमें वर्तमान में 5 ही सदस्य देश हैं, जिनके अंतर्गत कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है और बेलारूस, ये 5 इसमें सदस्य शामिल हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो CSTO है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है वो मॉस्को रूस में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो छठा सत्र है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है नैरोबी, केन्या में। कब से कब तक आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इसमें किन 3 संकटों से निपटने के लिए इसमें चर्चा हुई है। तो इसमें 3 संकटों से निपटने के लिए चर्चा हुई है। पहला संकट है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है जैव विविधता की हानि और तीसरा है प्रदूषण तथा अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये जो 3 संकट हैं इन्हीं से निपटने के लिए इसमें चर्चा हुई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको हम लोग FATF कहते हैं, इसने कह रहा है किन देशों को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। तो ये कर दिया है UAE को, युगांडा को, बारबाडोस को और जिब्राल्टर को। तो इन 4 देशों को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है FATF ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश ने वर्ष 2030 तक सालाना 1 से 5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो निर्धारित किया गया है वियतनाम के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इसे वर्ष 2050 तक ये कितने करने का इसने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो इसने निर्धारित किया हुआ है कि 2050 तक हम लोग 10 से 20 मिलियन टन जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग उत्पादित करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश ने दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया गया है अल्जीरिया के द्वारा। कब किया गया है। तो फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया ने इस मस्जिद का नाम क्या रखा है। तो इस मस्जिद का नाम है ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जीयर्स, ये इस मस्जिद का नाम रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के जो लड़ाकू विमान हैं इन्होंने कहाँ पर हमला किया हुआ है। तो इन्होंने यमन पर हमला किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ के कह रहा है पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इनका नाम है मरियम नवाज़। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश ने वर्ष 2024 में जो व्हेल मछलियाँ हैं इनका कह रहा है वाणिज्यिक शिकार बंद करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है आइसलैंड के द्वारा। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि जो आइसलैंड है इसकी राजधानी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक जीके है। जो आइसलैंड है इसकी राजधानी है रेकजाविक, ये इसकी राजधानी है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है, ये आयोजन कहाँ पे हुआ है, जो कि मनाया गया है 1 से 3 मार्च 2024 को। तो इसका आयोजन हुआ है श्रीलंका में। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है यह इसका कौन सा संस्करण था। तो ये इसका 5वां संस्करण था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है बार्सिलोना, स्पेन में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और किस देश ने, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो ये हुआ है भारत और ओमान। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ओमान को कितने चुनिंदा जो दस्तावेज हैं वो सौंपे हैं। तो 17 जो चुनिंदा दस्तावेज हैं उनको सौंपा गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश ने यूरोप के जो शेंगन क्षेत्र में वीज़ा मुक्त पहुंच है ये हासिल कर ली है। तो ये हासिल कर ली है कोसोवा ने। अब अगला इसी में ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेंगन क्षेत्र है इसमें कितने देश शामिल हैं। तो इसमें 27 देश शामिल हैं।
अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के लिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है भारत के लिए 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधि मंडल के लिए फ्लैग ऑफ समारोह जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पे किया गया है? ढाका, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अमेरिका स्थित जो एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, इसके एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है कि विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये कह रहा है कि विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में ये उभरे हैं, या सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय राजनेता हैं। किसने बताया है? तो ये अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, इसी के सर्वे ने ये बताया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता में दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर तो मोदी जी हैं, दूसरे स्थान पर इसमें है आंद्रेस मैनुअल लेपेज ओब्राडोर, जो कि मैक्सिको के हैं नेता, ये दूसरे स्थान पर हैं, पहले स्थान पर मोदी जी हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और किस देश ने रक्षा, सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो ये हुआ है डेनमार्क। मतलब भारत और डेनमार्क जो है वो रक्षा, जो सुरक्षा है और जो नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं इनमें समझौता बढ़ाने के लिए आपस में सहमत हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि दोनों देश किस वर्ष से एक व्यापक हरित रणनीतिक साझेदारी है, इसके हेतु उन्नत रणनीतिक परिप्रेक्ष्य की दिशा में काम करने पर ये सहमत हुए हैं? तो ये सहमत हुए हैं वर्ष 2026 से। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किन्हें चुना गया है? तो इनका नाम है शहबाज शरीफ। अगला इसी में ये कह रहा है कि वो किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है उसी दल से ये संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि यूरोपीय संघ द्वारा कहाँ मिशन एस्पाइड्स शुरू किया गया है? तो जो मिशन एस्पाइड्स है इसको शुरू किया गया है लाल सागर में। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य है कि जो हूती विद्रोही हैं उनके हमले से जो वाणिज्यिक जहाज़ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं जहाज़ों की रक्षा के लिए जो ये ऑपरेशन है, जिसको कह सकते हैं मिशन है, मिशन स्पाइडर्स शुरू किया गया है, स्पाइड्स शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो लाल सागर में इसको शुरू किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूस के किस प्रमुख विपक्षी नेता की जेल में मृत्यु हो गई है? तो इनका नाम है एलेक्सी नावल्नी। क्या नाम है इनका? एलेक्सी नावल्नी इनका नाम है। अब अगला ये कह रहा है कि जो 47 वर्षीय नावल्नी हैं ये कितने वर्षों की सज़ा काट रहे थे? तो ये 19 वर्षों की सज़ा काट रहे थे और सज़ा काटने के दौरान ही जेल में इनकी मृत्यु हो गई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया है? तो ये किया है ताइवान के साथ। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ने हैजे के प्रकोप की रोकथाम हेतु किस देश को सहायता प्रदान की है? तो ये सहायता प्रदान की गई जाम्बिया को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हैजा किसके कारण फैलता है? स्टैटिक जी के है। तो हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी जो जीवाणु है इसी के कारण ये फैलता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गया है माल्टा, जो कि शामिल हुआ है 20 फरवरी 2024 को। तो याद रखिएगा, जो माल्टा है वो 119वें नंबर का देश बना है जो कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसमें शामिल हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत द्वारा जो भगवान बुद्ध हैं इनके अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए हैं? तो ये प्रदर्शित किए गए हैं थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो इस कोष का नाम है गरीबी और भूख उन्मूलन कोष, जो कि इप्सा फंड का एक पार्ट है। अब ये इप्सा फंड क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो इप्सा है इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें भारत शामिल है, ब्राज़ील शामिल है और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय आवास जो परियोजना है इनके तहत कहाँ पर 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि श्रीलंका के कितने ज़िलों में इन घरों का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 10 ज़िलों में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश ने यूक्रेन के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण हेतु या पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? तो ये की है जापान ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय के, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को IIT दिल्ली फेलोशिप प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है कैंटरबरी जो विश्वविद्यालय है जो न्यूजीलैंड का है, उसी को IIT दिल्ली फेलोशिप प्रदान की गई है। अब अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो कह रहा है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है इसमें कह रहा है कितने देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो इसमें 6 देश जो हैं वो शीर्ष स्थान पर रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट रैंक है वो 6 देशों को मिली हुई है, कोई एक देश इसमें फर्स्ट रैंक पे नहीं है, 6 देश इसमें शीर्ष रैंक पर हैं। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि उपयुक्त इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 80वें स्थान से गिरकर किस स्थान पर आ गई है?
तो 80 से भारत की जो रैंकिंग है वो 82वें स्थान पर आ गई है। इसी में कह रहा है इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो ये अफगानिस्तान जो देश है वो इसमें सबसे निचले रैंक पर है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जापान के किस प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया गया है, तो इसका नाम था सोमिनसाई महोत्सव, जिसको हम लोग नग्न पुरुष महोत्सव कहते थे। इसी को जो ये वहाँ का महोत्सव था एक तरह से जापान का, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब अगला ये कह रहा है कि यू तिरोड जो शिंग सियेन में इनकी कह रहा प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है, तो इनकी जो प्रतिमा है इसको स्थापित किया गया है इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका बांग्लादेश में। अब ये थे कौन, यू तिरोंग सिंह सीएम, तो ध्यान दीजिएगा जो ये थे एक खासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी थे, इसीलिए जो इनकी प्रतिमा है इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है ढाका बांग्लादेश में। इसी में कह रहा है कि खासी समुदाय के ये स्वतंत्रता जो सेनानी थे इनकी प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई है, तो इनकी जो प्रतिमा है वो मेघालय सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। अब अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन था इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है म्यूनिख जर्मनी में। कब से कब तक आयोजन हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है 16 से 18 फरवरी 2024 तक। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ये किया है एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस जैन मुनि ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो जो संलेखना विधि है उससे प्राण त्यागे मतलब प्राण जो है वो त्यागा गया है आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वारा। तो ये संलेखना क्या है, तो जैसे जानते भी होंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भूख और उपवास से अपने प्राण त्याग दिए थे, तो इसी को संलेखना कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि जैन मुनि ने अपने प्राण कहाँ पे त्यागे हैं, तो ये चंद्रगिरी तीर्थ जो कि डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में है वहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। मतलब उपवास रखते हैं, उपवास रखने के दौरान जब शरीर एकदम जीर्ण हो जाता है तो जीर्णा की अवस्था की वजह से जो शरीर होते हैं इसमें जो प्राण रहता है वो प्राण निकल जाता है, तो इसी को कहा जाता है संलेखना विधि। और ध्यान दीजिएगा संलेखना किस संप्रदाय में होती है, तो ये जैन संप्रदाय द्वारा ये काम किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ बातचीत शुरू की है, तो ये शुरू की है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसको हम लोग आईईए कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो आईईए है इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसके सदस्य देशों की संख्या है 31। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है, तो ये किया है कोलंबिया ने। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस समझौते का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसका उद्देश्य ये है कि जो इंडिया स्टैक के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन हो रहे हैं इन्हीं को बढ़ावा दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है, तो ये कर दिया गया है यूनान के द्वारा। तो मतलब जो समलैंगिक विवाह है इसको वैध किया गया है यूनान के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है, तो ये पारित किया है अमेरिका ने। अब अगला इसी में कह रहा है कि इस बिल का उद्देश्य क्या है, तो इस बिल का उद्देश्य है कि जो क्वाड है उनके बीच सहयोग को और बढ़ावा जाए, और मतलब जो बढ़ावा है वो दिया जाए, तो इसी उद्देश्य से इस बिल को पास किया गया है। अब अगला इसी में कह रहा है कि क्वाड किन देशों का एक अनौपचारिक मंच है, तो ध्यान दीजिएगा एक ये अनौपचारिक मंच है जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों के बीच ये एक अनौपचारिक मंच है जिसका नाम क्वाड है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इनका नाम है प्रोबोवो सुबियांतो, ये इनका नाम है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामाजिक विकास आयोग के जो 62वें सत्र की अध्यक्षता है वो किस देश ने की हुई है, तो ये की गई है भारत के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में। अगर पूछा जाए इसमें इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो ये जो अध्यक्षता है वो की गई है रुचिरा कंबोज के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। अगले में कह रहा है इंडोनेशिया में कितने पंजीकृत मतदाता हैं, तो ये 20 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे पंजीकृत मतदाता हैं। अब अगला इसमें ये कह रहा है कि यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इनका नाम है प्रोबोवो सुबियांतो, ये यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो बने हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ पे शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा करने की की गई है, घोषणा हुई है दुबई के लिए। मतलब जो दुबई है वो दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने की घोषणा उसने की हुई है। कब की हुई है, फरवरी 2024 में। अब अगले में कह रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको हम लोग सीबीएसई कहते हैं, इसने कहाँ पे नया ऑफिस खोलने की घोषणा की है, तो ये खोलने की घोषणा की गई है दुबई में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है, तो ये रखी गई है यूएई में।
अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इसका लाभ क्या होगा, मतलब जो मार्ट खोला गया है भारत मार्ट यूएई में, अब इससे लाभ क्या होगा। तो इससे देखिए भारत और यूएई जो है इनके बीच जो द्विपक्षीय व्यापार होते हैं इनको इससे बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश ने लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये शुरू करने की घोषणा की है। तो ये शुरू करने की घोषणा की गई है सऊदी अरब के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जो अंटार्कटिका है इसमें कह रहा है क्विनलिंग स्टेशन खोला है। तो जो क्विनलिंग स्टेशन है जो अंटार्कटिका में खुला है ये किसने खोला हुआ है, तो ये खोला हुआ है चीन ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब, ये इनका नाम है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश में नया जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये बिल पास किया गया है, तो ये बिल पास किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। और इस बिल में प्रावधान क्या किया गया है, मतलब इस बिल में क्या प्रावधान है, तो इस बिल में प्रावधान ये किया गया है कि जो ड्यूटी के बाद कर्मचारी होंगे इनको कॉल अथवा ईमेल स्वीकार करना ज़रूरी नहीं होगा। तो ये इस बिल में पारित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि यह विधेयक कर्मचारियों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है, तो ये जो अधिकार वो प्रदान करता है राइट टू डिसकनेक्ट, मतलब अगर आप नहीं चाहते, मतलब आपको कंपनी से कोई ईमेल भेजा गया है या कोई मैसेज भेजा गया है तो आप उसका रिप्लाई करना नहीं चाहते तो आप उसका रिप्लाई ना करिए। तो इसी को कहते हैं राइट टू डिसकनेक्ट, मतलब आप अगर इच्छुक नहीं हैं उसका रिप्लाई करने के लिए तो आप उसको रिप्लाई ना करिए, कोई आप पे उसकी बाध्यता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति जिनका नाम है कैटलिन नोवाक इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये है हंगरी की। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत ने किस देश में सैनिकों की जगह जो टेक्निकल स्टाफ हैं इसको भेजने की घोषणा की है, तो ये भेजने की घोषणा हुई है मालदीव में। अगले में कह रहा है कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा BAPS जिसको हम लोग कहते हैं बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये कह रहा है हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो जो ये हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, पूछा जा रहा है कहाँ पे हुआ है, तो ये इसका उद्घाटन किया गया है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश ने, ध्यान दीजिए, कह रहा है किस देश ने अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ये घोषणा हुई थी 11 फरवरी 2024 में। तो ये घोषणा की गई है त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा। तो इन्हीं के द्वारा ये जो राष्ट्रीय आपात है इसकी घोषणा की गई है। क्यों घोषणा हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का तट था वहाँ पर तट पे तेल रिसाव हो गया था, इसलिए यहाँ पे जो आपातकाल है वो इसकी घोषणा की गई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में जलमग्न एक पत्थर की दीवार को खोजा है, तो ये खोजा है जर्मनी ने। अगले में कह रहा है इस जलमग्न दीवार की लंबाई कितनी है, तो लगभग 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले इसमें कह रहा है कि यह दीवार किस युग की है, तो ये है पाषाण काल की, मतलब 10,000 वर्ष पूर्व की ये दीवार है। अगले में कह रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है दुबई यूएई में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट 2024 है, कह रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इसके दौरान किन पुरस्कारों का वितरण किया गया है, तो इसके दौरान जो गॉवटेक पुरस्कार है ये इस दौरान पुरस्कार वितरित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए गए हैं, तो ये 4 श्रेणियों में दिए गए हैं। इसी में कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित जो लोक सेवा श्रेणी है इसका पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मतलब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसके द्वारा संचालित जो लोक सेवा श्रेणी है इसमें पुरस्कार दिया गया है IRASTE भारत को, ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि IRASTE जो पहल है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ये इसका पूरा नाम है जिसको AI के क्षेत्र में लोक सेवा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में दूर दराज के गाँव में कौन सी पहल शुरू की हुई है, तो ये पहल है इसका नाम है अपार। अब अपार का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट। तो ये इसका पूर्ण रूप है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये स्टार्ट किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस देश ने मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय जो नौसैनिक थे इनको रिहा कर दिया है, तो ये रिहा किया गया है कतर के द्वारा। अगले में कह रहा है इन सभी सैनिकों पे आरोप क्या था, तो इन पे आरोप लगाया गया था जासूसी का, मतलब इन पे जासूसी का आरोप लगाया गया था, इसलिए इनकी मौत की सज़ा दी गई थी कतर के द्वारा, लेकिन अब उनको रिहा कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो हेलमेट उत्पादक कंपनी है ये कौन बन गई है, तो ये बन गई है स्टील वर्ल्ड। अगले में कह रहा है वर्ष 2023 में स्टील वर्ल्ड ने कितने हेलमेट बेचे हैं, तो ये बेचे हैं 77.99 लाख हेलमेट बेचे हुए हैं इन्होंने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश को डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा,
तो ये घोषित करना पड़ा था ब्राज़ील को। क्यों घोषित करना पड़ा था? क्योंकि यहाँ पे जो डेंगू बुखार है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल गया था, इसलिए यहाँ पे जो स्वास्थ्य आपात है उसको घोषित करना पड़ा था। अब देखिए स्टैटिक जीके में ये कह रहा है कि डेंगू जो रोग है किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है। अगर पूछा जाए कि ये जो डेंगू होता है ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर का याद नाम रखिएगा, तो इसका नाम है एडीज इजिप्टी। तो इसी मच्छर के काटने से ये डेंगू रोग हो जाता है। अब अगले में कह रहा है भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का जो आयोजन है वो किया है, तो ये किया है रवांडा के साथ मिलकर। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि इस संयुक्त रक्षा सहयोग का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो ये किया गया है किगाली रवांडा में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो ये थे चिली के राष्ट्रपति। अगले में कह रहा है उनका नाम क्या था, तो इनका नाम था सेबेस्टियन पिनेरा इनका नाम था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है ओल्जास बेक्टेनोव, तो ये इनका नाम है। अब अगले में कह रहा है कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किन्हें चुना गया है, तो चुना गया है, इनका नाम है नायब बुकेले इनका नाम है। अगले में कह रहा है इंडिया ऑयल मार्केट आउटलुक 2030, इसको कह रहा है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो रिपोर्ट है या कह सकते हैं एक तरह से ये सर्वे है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा। अब इसी में ये बताया गया है कि वर्ष 2023 से 30 के दौरान कह रहा है कौन सा देश ऐसा होगा कि जो वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होगा, तो ये होगा भारत। मतलब 2023 से 30 के बीच अगर सबसे ज़्यादा तेल कहीं पर मांग होगी तो वो होगी भारत में। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि क्लीन कुकिंग कार्यक्रम जैसे भारत सरकार के प्रयासों के कारण पिछले दशक में LPG जो है आयात लगभग कितने गुना बढ़ गए हैं, तो ये जो 3 गुना बढ़ गए हैं। मतलब जो LPG आयात है वो हम लोग 3 गुना करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि हम लोगों ने क्लीन कुकिंग जो कार्यक्रम है उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। मतलब धुआं मुक्त जो ईंधन है उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत सारी योजनाएं भी स्टार्ट की गई, जैसे उज्ज्वला योजना है, तो उसके तहत सिलेंडर बांटे गए हैं, जिसका उद्देश्य यही था कि क्लीन कुकिंग को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो जैसे धुएँ जैसी समस्याएं होती हैं उनसे बचाया जाए। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो LPG अब गैस का आयात पहले हम लोग कम करते थे, अब ये 3 गुना बढ़ गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है, तो ये घोषणा की गई है ईरान के द्वारा। अगले में कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी जिसका नाम है एरोटोथनीज इसका पता लगाया है, तो ये पता लगाया है इजराइल ने। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिजिटल शेंगन वीज़ा, याद रखिएगा डिजिटल जो शेंगन वीज़ा है इसकी पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है, तो ये है फ्रांस। अगले में कह रहा है भारत के UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है, तो ये जो फ्रांस है इसने भारत का जो UPI है इसको अपना लिया है, इसीलिए यह पहला यूरोपीय देश बन गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश में अत्यधिक मूल्यवान अयस्क जिसका नाम है कोल्टन इसके भंडार की खोज हुई है, तो ये खोज हुई है केन्या में। अगले में कह रहा है कोल्टन किसका अयस्क होता है, तो ये होता है कोलम्बाइट टेंटलाइट का, याद रखिएगा कोलम्बाइट जो टेंटलाइट होता है उसी का अयस्क होता है कोल्टन। इसकी खोज की गई है, इसके भंडार मिले हैं केन्या में। अब इसी में कह रहा है कि इस खनिज का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरियाँ होती हैं ये सबको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कितने देशों को ट्रांस फैटी एसिड समाप्त करने की प्रगति के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है, तो ये 5 देशों को सम्मानित किया है। मतलब उन्होंने जो ट्रांस फैटी एसिड है इनको समाप्त कर दिया है। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए इन 5 देशों में डेनमार्क है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, सऊदी अरब है और थाईलैंड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि WHO ने किस वर्ष तक जो ट्रांस फैटी एसिड है इनको समाप्त करने का लक्ष्य रखा था, तो ये लक्ष्य रखा था वर्ष 2023 तक। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि यमन देशों के नए जो प्रधानमंत्री हैं, यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं, इनका नाम है अहमद अवद बिन मुबारक, ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ है या कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो ये जो खिलौना मेला है ये जर्मनी में संपन्न हुआ है। इसी में कह रहा है भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को कितने रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है $10 मिलियन से अधिक का जो ऑर्डर है वो प्राप्त हुआ है। भारतीय खिलौना जो विनिर्माता हैं उनको ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस देश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है बांग्लादेश ने डिसीजन। अगले में कह रहा है बांग्लादेश ने यह निर्णय क्यों लिया है, क्योंकि जो बढ़ती कीमतें हैं उनको रोकने के लिए बांग्लादेश ने ऐसा किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी, तो ये करेगी नेपाल। मतलब जो नेपाल की आर्मी है ये टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस महिला को उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है मिशेल ओ नील, ये इनका नाम है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है गिंगोव, इनका निधन हो गया है, तो ये है नामिबिया के। अगले में कह रहा है हाल ही में किसने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है, तो ये किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और जो संयुक्त अरब अमीरात है इनके मध्य किस संधि की पुष्टि की गई है, तो ये है द्विपक्षीय निवेश संधि की पुष्टि हुई है। अगले में कह रहा है किस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था नजीब रजाक, इनकी कह रहा है सज़ा आधी कर दी गई है, तो ये मलेशिया के थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनको इसी में कह रहा है कि इनको किस अपराध के कारण इनको 12 वर्ष की सज़ा दी गई थी, तो इनको भ्रष्टाचार के लिए 12 वर्ष की सज़ा दी गई थी। इसी में ये कह रहा है कि 210 मिलियन रिंगिट का आर्थिक दंड घटाकर अब इनका कितना कर दिया गया है, तब कर दिया गया है 50 मिलियन रिंगिट जो आर्थिक दंड है वो दिया गया है। मतलब पहले इनको लगाया गया था 210 मिलियन रिंगिट का आर्थिक दंड लगाया गया था, लेकिन जब सज़ा को घटाया इनकी गया है तो इसको अब 50 मिलियन रिंगिट कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि केन्या के किस शहर में गैस विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं, तो ये हुआ है नैरोबी में। अगले में कह रहा है यूएसए में स्थित एक सिख गुरुद्वारे की चर्चा में रहने का क्या कारण था, तो मतलब जो यूएसए है वहाँ पे एक सिख गुरुद्वारा था, उसका चर्चा में रहने का कारण क्या था, तो वहाँ पे आग लग गई थी। मतलब आग लगने के कारण ये काफ़ी चर्चा में था। तो आग का कारण क्या था, तो आग का कारण था प्रोपेन टैंकों में विस्फोट। मतलब जो वहाँ पे प्रोपेन टैंक रखे थे उनमें विस्फोट हो गया था, इसलिए गुरुद्वारे में आग लग गई थी। अब ये गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है, तो ये है कैलिफोर्निया में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रेटा जो थुनबर्ग हैं इनके चर्चा में रहने का कारण क्या है, तो ये लंदन में जलवायु परिवर्तन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था के आरोप से ये बरी हो गई हैं, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में थी। अब अगला कह रहा है कि ये किस क्षेत्र की विशेषज्ञता रखती हैं, मतलब ये किस क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं या कह सकते हैं उसके लिए आवाज़ उठाती हैं, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में ये विशेषज्ञ हैं या कह सकते हैं उसके प्रति आवाज़ उठाती हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में ये जागरूकता फैलाती हैं। इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। अब अगला कह रहा है गेल ने यूएई के साथ कितने वर्ष के लिए एलएनजी समझौता किया हुआ है, तो ये किया हुआ है 10 वर्ष के लिए समझौता। अब अगला ये कह रहा है कि गेल जो है इसने यूएई के किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो ये किया है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसको हम लोग एडीएनओसी नाम से जानते हैं, तो इसी के साथ समझौता किया गया है। अब अगला क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में यही कह रहा है कि गेल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूर्ण रूप है। अब अगले में कह रहा है पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो इनका नाम था इमरान खान, इन्हीं को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमरान खान किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उसी के ये प्रमुख हैं। याद रखिएगा इनके पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसी में कह रहा है कि इनके किस पूर्व विदेश मंत्री को भी 10 साल की सज़ा हुई थी, तो इनका नाम था शाह महमूद। अगले में कह रहा है इमरान खान पर आरोप क्या था, तो इनको गोपनीय दस्तावेज़ को लीक करने पर इन पे ऊपर आरोप लगा था। मतलब कुछ गोपनीय दस्तावेज़ थे, इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि इन्होंने गोपनीय जो दस्तावेज़ हैं उनको लीक कर दिया है, इसीलिए इनको ये सज़ा हुई है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर किस भारतीय जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इसको मिला है, तो इसको मिला है लॉर्सन एंड टूब्रो को। तो ये जो कंपनी है लॉर्सन एंड टूब्रो, इसको ये ऑर्डर मिला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ 15 वर्ष का समझौता किया है, तो ये किया है कतर ने। अगले में कह रहा है कतर की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है दोहा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं जापान के साथ। अगले में कह रहा है विक्टोरिया झील की जो पुनर्स्थापना इसकी रणनीति पर चर्चा हेतु एक बहुराष्ट्रीय हितधारक परामर्शशाला का आयोजन किया गया है। ये आयोजन जो है ये कहाँ पे किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो आयोजन है ये किया गया है दारुल सलाम, जिसको हम लोग दारुल सलाम कहते हैं, ये बेसिकली है कहाँ, तो ये है तंजानिया में, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि तंजानिया की जो नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट काउंसिल है इसने कह रहा है इसका आयोजन किसके साथ मिलकर किया है, तो इसने मिलकर किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और भारतीय थिंक टैंक, जो कि ये एक भारतीय थिंक टैंक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है ये क्या है, तो एक भारतीय थिंक टैंक है, इसी के साथ तंजानिया ने ये मिलकर ये आयोजन किया हुआ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश में चक्रवात जिसका नाम है किरीली, इसने भारी तबाही मचाई है, तो याद रखिएगा जो ये किरीली चक्रवात है इसने मचाई है ऑस्ट्रेलिया में तबाही।
अगले में कह रहा है ये कैसा चक्रवात था, तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। तो याद रखिएगा किरिली जो चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने तंबाकू रोधी जो कानून है इसको निरस्त करने का फैसला किया है, तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। अगले में इसी में कह रहा है कि किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्ति को बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी गई है, तो 1 जनवरी 2009 है उनके बाद जन्मे व्यक्तियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है अमेरिका के मध्य। मतलब भारत और अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया हुआ है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि अगले जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग होंगे इनका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, इनका आयोजन किया जाएगा वाशिंगटन डीसी में। अब अगला इसी में कह रहा है कि जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी किस लिए ये किया जाता है, तो इसका उद्देश्य होता है आतंकवाद रोधी और सुरक्षा संबंधी जो क्षेत्र हैं इनमें सहयोग को प्रदान करना या सहयोग को बढ़ाना। इसी के उद्देश्य से ये होमलैंड सिक्योरिटी जो डायलॉग है इसका आयोजन किया गया है भारत और अमेरिका के मध्य। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश के युवा प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, तो ये बांग्लादेश के युवा मंडल हैं। अगले में कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप पर नई परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया है मॉरिशस के द्वारा। मतलब मॉरिशस के साथ ये जो परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया है। अगले में कह रहा है जो मॉरिशस का अगालेगा द्वीप है, याद रखिएगा जो पूछा भी जा सकता है स्टैटिक जीके में कि जो अगालेगा द्वीप है ये किसका द्वीप है, तो ये मॉरिशस का द्वीप है। इसी पे कह रहा है कितने सामुदायिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, तो ये 6 जो सामुदायिक विकास परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण यहाँ पे किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पहला जो वैश्विक सहयोगी रोड शो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। अगला इसी में कह रहा है कि इसका क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया संगम जहाँ ऊर्जा और अवसर मिलते हैं, तो ये इसका नाम रखा गया है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस देश ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाओ समझौते में संशोधन किया हुआ है, तो ये किया हुआ है मॉरिशस ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस समझौते का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि बेस इरोजन और जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है इनको रोका जाए। तो ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म है। बेस इरोजन मतलब होता है, प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हमको टैक्स कम लगेगा हम ऐसी अपनी कंपनियों को वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे या वहाँ पे हम निवेश करेंगे ताकि जो हमें टैक्स देना पड़ता है उन टैक्स को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। तो इसी को बेस इरोजन या प्रॉफिट शिफ्टिंग इसी को कहते हैं। तो ये किया गया है दोहरा कराधान जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है उसको किया गया है मॉरिशस के द्वारा। तो ये याद रखिए कि ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो ये इसका उद्देश्य होता है, मतलब जो वो टैक्स देने होते हैं, अगर टैक्स को हमको बचाना है तो हम ऐसी जगह पे उनको करेंगे या तो यहाँ पे अपनी कंपनियों को वहाँ पे स्थापित करेंगे जहाँ पे टैक्स कम लगे। तो इसी को कहा जाता है बेस इरोजन या प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसी को कहा जाता है। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसी में बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग में तात्पर्य इसका क्या होता है। तो देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं इनके द्वारा जो उच्च से कर होते हैं, उच्च कर वाले काम होते हैं, इनमें करने वाले क्षेत्रों को स्थानांतरित करना होता है ताकि जो कम है जो मतलब कर हैं जो टैक्स हैं वो टैक्स हमको कम से कम देने पड़े। तो इसी के लिए ये काम किए जाते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पर जो रूपरेखा है किसने तैयार की है, तो ये की है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के द्वारा। अगले में कह रहा है OECD के सदस्य देशों ने इस रूपरेखा पर सहमति कब दी है, तो ये दी है 11 जुलाई 2023 को। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ से अब आर्थिक परिदृश्य की घटनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाएं थी उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसके बाद जो आर्थिक परिदृश्य की घटनाएं हैं इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जो वैज्ञानिक परिदृश्य की घटनाएं होंगी, पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। फिर खेल प्रौद्योगिकी संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन होंगे फरवरी माह को उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। फरवरी को कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग मार्च और अप्रैल इसके बाद की जो करंट अफेयर्स होंगे उनको भी हम लोग इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।